दोस्तों, एक छोटे से गांव में एक लड़की की शादी का माहौल था। गांव में चारों तरफ खुशी का माहौल था। उस लड़की के घर के आंगन में शहनाइयां बज रही थी, मेहमान खाना खा रहे थे और दुल्हन बनी लड़की अपनी ज़िंदगी के नए सफ़र के लिए तैयार हो रही थी और अपने हमसफ़र के बारे में सोच रही थी। लेकिन अचानक एक व्यक्ति वहां पर आता है और दुल्हन के रूप में ही उस लड़की को लेकर के डीएसपी पूनम पांडे के ऑफिस में पहुंच जाता है और डीएसपी पूनम पांडे के सामने ये फूट फूट कर रोने लगता है। दोस्तों, कौन था वो आदमी और उस दुल्हन बनी लड़की से उसका क्या रिश्ता था, क्या संबंध था, आइए जानने की कोशिश करते हैं इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, वो आदमी और कोई नहीं था बल्कि उस लड़की का पिता था, जिसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थी और उससे किसी ने कुछ कहा था तो वो अपनी लड़की यानी कि सोनी को दुल्हन के रूप में ही सीधा डीएसपी मैडम के पास ले जाता है और कहता है कि मैडम जी, आप मेरी बेटी की इज्जत को बचा लीजिए। तब डीएसपी पूनम पांडे पूछती है, आखिर बात क्या है, तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हो, इस दुल्हन को इस ऑफिस में लेकर क्यों आए हो और तुम्हारी बेटी की इज्जत को भला क्या हुआ है। फिर वो व्यक्ति चिल्लाकर रोने लगता है और कहता है कि मैडम जी, मेरी बेटी की आज शादी थी और आज मेरी बेटी की इज्जत लुटने वाली है, इसीलिए आज मैं अपनी बेटी को शादी के मंडप से लेकर सीधे आपके पास आया हूँ। अब आप पर ही मेरा विश्वास है, हमारी मदद कीजिए, आपके अलावा कोई हमारी मदद नहीं कर सकता है। तब उस व्यक्ति के कहने पर डीएसपी जो महिला थी वो पूछती है, आखिर हुआ क्या है, पूरी बात हमें बताइए, तभी तो हम तुम्हारी मदद कर पाएंगे। तब वो व्यक्ति डीएसपी पूनम पांडे को सारी बात बताता है। पूरी बात सुनने के बाद डीएसपी पूनम पांडे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और एकदम से दंग रह जाती है और सोचती है कि अभी भी इस देश में इस प्रकार के दरिंदे हैं। फिर डीएसपी पूनम पांडे वहां पर एक एक्शन लेने जाती है तो इसके साथ एक ऐसा काम किया जाता है जिसे देखने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, एक गाँव में एक बड़ा ही दबंग आदमी रहता था। उसकी दबंगाई का आलम यह था कि पूरे गांव में उसी की चलती थी। गांव के लोग डर के मारे उसी की बात मानते थे। जो गरीब और कमज़ोर लोग थे उन पर उसका पूरा दबदबा रहता था। जब भी गरीब लोगों को पैसे की ज़रूरत होती वो उन्हें पैसे दे देता था, लेकिन बदले में उनसे अपने खेतों और घरों का मजदूरी करवाता था। उसकी वजह से गाँव के गरीब लोग उसके मजदूर बने हुए थे। दबंग आदमी अपनी मनमानी करता था और गाँव वालों को उसकी हर बात माननी पड़ती थी। गांव वाले उसका कुछ नहीं कर पा रहे थे। उस गांव में उसको जो भी लड़की अच्छी लगती थी उसके साथ गलत हरकतें करता था। उस गांव में कोई भी सुंदर लड़की दिख जाती थी तो वो उसी समय उसको अपने घर पर बुला लेता था। जब लड़की उसके साथ नहीं जाना चाहती थी तो जबरन उसको ले जाता था। उस लड़की के साथ गलत हरकतें किया करता था। उसको उसके गाँव वाले कुछ नहीं कर पा रहे थे। इतना ज़्यादा गुंडागर्दी था उसके गांव में, केवल उसकी ही चलती थी। उसके गांव के लोग डर की वजह से उसकी ही बात माना करते थे। वो उस गांव का मालिक बनकर रहता था। उस गांव में उसके बिना परमिशन के कोई काम नहीं होता था और सभी गांव वालों को नौकर के समान बनाकर रखा था। यूँ मानिए वो अपने इशारे पर पूरे गांव के लोगों को नचाता था और इसके अलावा कोई भी गांव का व्यक्ति उसकी बात नहीं मानता था तो उस व्यक्ति को वो बहुत बड़ा सजा देता था और उसके पूरा परिवार को बहुत ज़्यादा परेशान करता था। इसीलिए सब लोग उससे डरते थे क्योंकि उसके पास में बहुत बड़ी पावर थी, उसके पास बहुत सारे बंदे थे। यदि कोई गरीब व्यक्ति उसके खिलाफ जाने की कोशिश भी करता तो उसे वो पकड़कर गांव के चौराहे पर सभी लोगों के सामने सजा देता था। इसी डर की वजह से कोई भी उसके खिलाफ नहीं जाता था। उसने अपना खुद का नियम बना रखा था जो हर शादीशुदा लड़की के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं था। जब भी कोई भी गांव में किसी भी लड़की की शादी होती तो विदाई होने से पहले उस दुल्हन को वो अपने घर बुलाता था और फिर उसके साथ वही सबसे पहले सुहाग रात मनाता था। वो अपने गांव में ये ऐसी परंपरा चला रखी थी, जब तक वो दुल्हन बनी लड़की उसके साथ एक रात नहीं सो जाती तब तक उस लड़की की विदाई नहीं होती थी। वो जबरन लड़की के साथ रात बिताता है और उसके बाद भी उस जोड़े की विदाई होती है। उसकी मर्जी के बिना कोई लड़की अपने ससुराल नहीं जा सकती थी। इस अमानवीय नियम ने पूरे क्षेत्र को डर और लाचार की जंजीरों से जकड़ रखा था। उसके आदमियों का नेटवर्क इतना मजबूत था कि हर गांव और नगर में ये निगरानी रखते थे कि कौन कौन सी गांव में हम लोगों को बिना बताए शादी हो रही है और ये
सुनिश्चित करते थे कि कहीं कोई उनके खिलाफ कदम तो नहीं उठा रहा है। उसके आदमी हर गांव नगर में घूम घूम कर ये पता लगाते रहते थे कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो उसकी आदेश का पालन ना कर रहा हो। जो भी उसकी मर्जी के खिलाफ जाने की कोशिश करता उसे बड़ी बेरहमी से सजा दी जाती थी। लोग इतने डर गए थे कि उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। ये सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। हर गांव, हर नगर में जब भी किसी लड़की की शादी होती, वो दबंग शर्तें थोप देता। 30 नहीं, 60 नहीं, बल्कि 140 से भी ज़्यादा लड़कियों के साथ उसने गलत काम किया था, गलत संबंध बनाए थे। शादी के दिन हर व्यक्ति के मन में खुशी की जगह डर, अपमान भर जाता था। किसी भी लड़की की विदाई उस दबंग भीमा के मर्जी के बिना नहीं होती थी। लोग उसकी इस बेरहम हरकत से तंग आ चुके थे, लेकिन उसका प्रभाव और डर इतना ज़्यादा था कि कोई भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। जो भी उसकी बात नहीं मानता उसका अंजाम बहुत बुरा होता था। उसका आतंक अब तक केवल एक गांव तक ही सीमित नहीं था, पूरे क्षेत्र में उसकी दबंगाई का ऐसा आलम था कि लोग अपनी बेटियों की शादी से पहले ही डरने लगते थे। वह सोचते थे कि अगर उसको पता चल गया तो क्या होगा। उसकी मनमानी और उसके आदमियों की निगरानी ने लोगों की जिंदगी को नरक बना रखा था। इस तरह उसका आतंक और अमानवीयता बढ़ती जा रही थी। लोग बेबस और मजबूर होकर उसकी हर शर्त मानते जा रहे थे। उसी गांव में एक इज्जतदार और सुलझे हुए व्यक्ति का नाम था जिसका रामस्वरूप। वो अपनी ईमानदारी और खानदानी प्रतिष्ठा के लिए जाने जाते थे। रामस्वरूप के जीवन की सबसे बड़ी खुशी उसकी बेटी सोनी थी, जो अब धीरे धीरे जवान हो रही थी। सोनी सुंदर, संस्कारी और अपने पिता की परछाई थी, लेकिन रामस्वरूप के लिए यह खुशी एक बड़ी चिंता बन चुकी थी, क्योंकि उस गांव में वो दबंग व्यक्ति था जो अपनी ताकत और क्रूरता के लिए मशहूर था। उसके पास इतना पैसा और शक्ति थी कि गांव का हर व्यक्ति उससे डरता था। वो गरीबों को सताने और गांव की महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ करने में पीछे नहीं हटता था। उस दबंग का आतंक ऐसा था कि पुलिस भी उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। रामस्वरूप हर रोज अपनी बेटी सोनी को देखकर डर से सहम जाते थे। उसकी एक ही चिंता थी कि अगर उस दबंग की नज़र मेरी बेटी पर पड़ गई तो वो उसकी इज्जत बर्बाद कर देगा। ये डर उसकी नींदें उड़ा चुका था। एक दिन शाम को जब रामस्वरूप चुपचाप घर के बाहर बैठे थे, उनकी पत्नी सरला ने उन्हें परेशान देखा। वो उनके पास आई और पूछा, क्या बात है जी, आप इतने परेशान क्यों रहते हो? सोनी अब जवान हो गई है, हमें उसकी शादी के लिए अच्छा सा घर देखना चाहिए। रामस्वरूप ये सुनने के बाद फूट फूट कर रोने लगता है। वो अपनी पत्नी से बोलता है कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, बेटी हमारी जवान हो चुकी है, उसका विवाह करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन मेरी चिंता सिर्फ ये नहीं है कि उसकी शादी कैसे होगी। मेरी असली चिंता ये है कि शादी के बाद अगर वो दबंग ने उसकी इज्जत पर हाथ डाला तो हम क्या करेंगे। फिर रामस्वरूप की ये बात सुनकर उनकी पत्नी का दिल भी बैठ जाता है। उसने उदासी और भरे स्वर में कहा, हम गरीब और कमज़ोर लोग हैं, उसकी ताकत के आगे कुछ नहीं कर सकते। अगर उसकी बात नहीं मानेंगे तो उसने लोगों को कैसी कैसी सज़ा दी है, ये सब हमने देखा है। हम तो जैसे उसके गुलाम बन गए हैं। उसके पिता रामस्वरूप और उसकी पत्नी दोनों इस चिंता में डूबे रहते थे कि पुलिस जो है उसी के यहाँ पर आती है, जैसा वो कहता है पुलिस वाले वैसा ही करते हैं। यदि ऐसे हालातों में हम पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस भी हमारी क्या ही मदद करेगी, क्योंकि पुलिस यहाँ की खुद उससे डरती है। ये सोचकर वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब धीरे धीरे करके अपनी बेटी की विवाह की व्यवस्था करने लगते हैं। शादी की जब पूरी तैयारी हो जाती है, पूरी व्यवस्था हो जाती है और शादी की जब तारीख तय हो जाती है तो कुछ दिन बाद बारात आने वाली थी और इसके पिता अपनी बेटी की बारात वालों की खाने पीने की व्यवस्था कर रहे थे, तैयारी में लगे हुए थे। चारों तरफ खाने पीने की तैयारियां चल रही थी। लेकिन जब शाम के समय में बारात आती है और बड़े अच्छे ढंग से बारातियों का खातिरदारी करते हैं इसके पिताजी और उनका स्वागत करते हैं, और सुबह के समय जब विदाई का आता है तब तक सूचना उसी दबंग के पास से आ जाती है, तुम अपनी बेटी का विवाह कर रहे हो, लेकिन विदाई करने से पहले अपनी बेटी के लिए आप हमारे यहाँ पर लेकर के आओ। पहले एक रात हम उसके साथ सोएंगे। जब इस सूचना के लिए वो लड़की का पिता सुनता है तो एकदम से उसका कलेजा दहल जाता है और वो मन में सोचने लगता है कि आखिरकार अब मैं क्या करूं, खुदकुशी कर लूं या फिर आत्महत्या कर लूं या फिर मैं अपनी बेटी को ही हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूं।
लेकिन मैं अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को इस दरिंदे के हवाले नहीं कर सकता हूँ। यदि यही सब ऐसा चलता रहा तो एक दिन मैं कुछ ना कुछ गलत कदम उठाऊंगा ही ज़रूर। तब सभी लोग उसके लिए उसको समझाते हैं कि देखो भाई, आखिर मजबूर हैं, हम लोग कर भी क्या सकते हैं, अब तुम कोई भी गलत कदम मत उठाना। उसके दिमाग में एक बात आती है और वो तुरंत अपनी बेटी के लिए उसी दुल्हन के रूप में अपनी मोटरसाइकिल पर उसको बैठाता है और सीधा शहर चला जाता है। और शहर में थाने भी नहीं जाता है, वो सीधे डीएसपी मैडम के ऑफिस में पहुंच जाता है। जो महिला डीएसपी थी, जिसका नाम पूनम पांडे था, वो महिला अपना कार्य बहुत ईमानदारी के साथ किया करती थी। इस वजह से वो लोगों की नज़र में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी थी। जब पुलिस कार्य नहीं करती थी तो महिला डीएसपी के पास में जब शिकायत पहुंचती थी तो पुलिस आगे आगे भागती थी, क्योंकि महिला डीएसपी जो थी बड़ी ईमानदारी के साथ वो अपने कार्य में करती थी। और वो इस बात के लिए सोच रही थी कि जिस ज़िले में मैं तैनात रहूं वहां से क्राइम का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूं। बस महिला डीएसपी का इसी बात पर फोकस था। जब रामस्वरूप महिला डीएसपी के पास जाता है तो महिला डीएसपी वो अपने ऑफिस में बैठकर रिपोर्ट्स देख रही थी। तभी वहाँ पर रामस्वरूप को देखती है तो उसके चेहरे पर डर और आंसुओं का सैलाब था। वो डीएसपी के सामने घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा कि मैडम जी, मेरी बेटी की इज्जत बचा लीजिए, आज मेरी बेटी की ज़िंदगी खतरे में है। डीएसपी जो अपने सख्त रवैये के लिए जानी जाती थी, वो ये दृश्य देखकर चौंक गई। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, भाई ऐसी कौन सी बात हो गई है जो तुम इस तरीके से मेरे ऑफिस में आकर घुटनों के बल बैठ गए हो? क्या घटना हुई है? कौन तुम्हें और तुम्हारी बेटी को परेशान कर रहा है? बताओ, बिना डरे सब सच सच बताओ। तो उसके पिता रोते हुए कहने लगते हैं कि मैडम जी, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी जीता हूँ। मेरी एक ही बेटी है सोनी, उसकी शादी बड़े अच्छे तरीके से हुई है, अच्छे तरीके से बारात आई है और बारात की भी मैंने खातिरदारी भी बहुत बढ़िया ढंग से की है। इसके साथ फेरे भी हो चुके हैं, विवाह संपूर्ण हो चुका है, पूरी तरीके से पूरा हो चुका है। लेकिन मैं अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए, इसकी इज्जत कहीं दांव पर न लग जाए, इसीलिए मैं आपके ऑफिस में आपके पास आया हूँ। कृपया करके मैडम जी, आप हमारी मदद कीजिए, इस कठिन घड़ी में हमारी मदद कीजिए। तब महिला डीएसपी कहती है कि तुम बातों को घुमा फिरा कर बता रहे हो, आखिर बात क्या है, सच सच हमें बताओ। तब वो व्यक्ति मैडम के सामने बैठ करके बताने लगता है कि मैडम जी, हमारे गांव का, हमारे यहाँ का जो दबंग व्यक्ति है, हमारे गांव में जितनी भी लड़कियों की शादी हो जाने के बाद में जब विदाई होती है, तब वो दरिंदा अपने घर पर विदाई से पहले बुलाता है, पहले बेटियों के साथ इज्जत उनकी लूटता है, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है। उस पिता के मुख से जब ये बातें महिला डीएसपी पूरी तरीके से सुन लेती है तो महिला डीएसपी का पारा काफ़ी हाई हो जाता है। गुस्से की वजह से उसका चेहरा लाल पड़ जाता है और कहने लगती है, तुम्हारे ऊपर ये इतना ज़्यादा जुल्म करता है, इतनी दबंगाई दिखाता है और नगरवासी सभी उसके दबाव में रहते हैं, कोई भी नगरवासी उसका विरोध नहीं करता है। तब वो पिता कहता है कि हाँ मैडम जी, विरोध तो हमारे नगर के बहुत से लोगों ने किया था, लेकिन उन लोगों के लिए उसने अपने आदमियों से कह करके चौराहे पर उल्टा लटका कर उनके साथ ऐसी मार लगाई है कि उनका बचना भी दुर्लभ हो गया है। उनका ट्रीटमेंट भी डॉक्टर लोग करने से मना कर रहे हैं। वो दरिंदा विरोध करने वाले व्यक्ति के लिए ऐसी कठोर सजा देता है, आखिर इतने पावर हो जाने के बाद भी उसका साधारण सा व्यक्ति कौन क्या कर सकता है। पुलिस थाने भी जाती है, वो भी उसी के पक्ष में बोलती है। यदि कोई थाने में जाकर रिपोर्ट करे तो थाने की पुलिस आती है और उसी दबंग वाले के पास बैठती है, उसी के साथ भोजन करती है और उसी से मिलकर बातचीत करती है और उसके बाद वापस फिर थाने चली जाती है, लौट जाती है। कभी भी मैडम जी हमारी सुनवाई नहीं होती है। इसीलिए सभी लोग चुपचाप रह करके अपनी अपनी बेटियों की शादी करते हैं और विदाई से पहले हर बेटी को उसके घर भेज दिया जाता है। तब उसके बाद में वो कहीं विदाई होने देता है। जब उस पिता के मुख से महिला डीएसपी इन बातों को सुनती है तो आश्वासन देती है कि भाई आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पूर्ण तरीके से मदद करूंगी। आप अपनी बेटी को यहीं पर बैठा दो और अपनी बेटी का जो दुल्हन का जोड़ा है वो मुझे दे दो, मैं दुल्हन बन करके उसके पास जाऊंगी। दुल्हन का जोड़ा पहन लेती है और पहनने के बाद वो थाने में फ़ोन करती है और थानेदार उसे बताते हैं कि मैडम जी वो बहुत बड़ा पावरफुल व्यक्ति है और उसके ऊपर पॉलिटिकल लोगों का हाथ है,
इसीलिए पुलिस उसका कुछ भी नहीं कर पाती है। और आप भी जब जाएं तो बड़ी सतर्कता के साथ जाएं, उसके ऊपर हाथ डालें, अन्यथा कुछ भी घटना घटित हो सकती है, क्योंकि उस व्यक्ति का नेटवर्क जो है वो बहुत बड़ा फैला हुआ है। इसीलिए कोई व्यक्ति उसका सामना नहीं कर पाता है। जब थाने की पुलिस के मुख से महिला डीएसपी जब इन बातों को सुनती है तो उन्हें एकदम से फटकार लगाती है और कहती है कि तुम सभी पुलिस वालों को चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम पुलिस प्रशासन में होते हुए भी और कायरो जैसी बात कर रहे हो। जब जनता ऐसी बातें करे तो पुलिस के पास वो जाती है, और जब पुलिस ही ऐसी बातें करे तो जनता कहाँ जाएगी। महिला डीएसपी थाने के सभी स्टाफ के लिए बहुत ज़्यादा फटकार लगाती है स्टाफ को, और थाना अध्यक्ष से फ़ोन लगा करके कहती है कि तुम्हारे पास में जितनी भी पुलिस फोर्स है उसे तुरंत ही सिविल ड्रेस में तैयार करो। और कई थानों के पुलिस के लिए महिला डीएसपी जो थी फ़ोन कर देती है कि तुरंत पुलिस फोर्स लेकर के उस गांव पर पहुंचो, उस गांव को चारों तरफ से घेर लो। महिला डीएसपी जो होती है उसी लड़की का जो जोड़ा होता है दुल्हन वाला, डीएसपी मैडम पहन लेती हैं और उसको पहन करके वो उस व्यक्ति के साथ उसके घर पहुंच जाती हैं और उस व्यक्ति से कहती हैं कि आप बताओ, हमें वो लेने के लिए आएगा या फिर यहाँ से हमें स्वयं ही जाना पड़ेगा। तब वो पिता कहता है कि मैडम जी तुम्हें स्वयं वहाँ पर जाना पड़ेगा। वो आता किसी के यहाँ नहीं है, लेकिन उसके पास से सूचना ही आती है, और सूचना तो हमारे पास भी सुबह से आ चुकी है और एक बार सूचना और भी आ चुकी है। यदि हमने तीसरी बार लड़की के लिए उसके पास में नहीं भेजा तो फिर कुछ भी कर सकता है, वो यहाँ पर आकर के वो आतंक मचा देगा। तब वो कहती है ठीक है, मुझे लेकर के चलो उसके पास। अब महिला डीएसपी दुल्हन के लिबास में उसी व्यक्ति के साथ, यानी कि लड़की के पिता के साथ, वो उसकी बेटी बन करके महिला डीएसपी जो होती है वो उस बदमाश व्यक्ति के घर पहुंच जाती है। और दरवाजे पर पहुंच करके वो आवाज़ लगाता है कि बाबूजी मैं आ चुका हूं, मेरी बेटी आपके लिए आ गई है। ये बात वो सुनता है तो वो बाहर निकल कर आता है और कहता है कि तू बहुत बड़ा वाला बदमाश हो रहा है। मैंने 2 सूचनाएं तेरे पास भिजवाई, एक खबर में ही पहले से लोग आकर के यहाँ अपनी लड़की को यहाँ पर ले आते हैं, छोड़ जाते हैं, और तेरे पास में 2 सूचनाएं पहुँचाई, फिर भी वो कहता है कि बाबूजी क्षमा कर दीजिए, मेरे पास बहुत ज़्यादा काम था और अपने घर में करने वाला केवल मैं ही अकेला हूँ, कोई भी व्यक्ति मेरे साथ कार्य में हाथ नहीं बटा रहा था, इसीलिए मुझे देर हो गई और मैंने सोचा सारा काम मैं समेट दूँ तभी मैं आपके पास जाऊँ। तब वो कहता है चल ठीक है, अपनी लड़की को अंदर भेज। वो व्यक्ति कहता है कि मैडम जी अब आप अंदर जाइए। उस व्यक्ति के कहने पर मैडम जी अंदर जाती हैं तो अंदर जाकर देखती हैं कि उस दबंग व्यक्ति के रूम में एक शराब की बोतल रखी हुई है। वहीं पर उसके जो औजार थे, गुप्ती वगैरह, वो भी रखी हुई थी, सभी रखे हुए थे, बाकी बंदूकें भी इधर उधर टंगी हुई थी। पूरा उसने झाड़ खाना बना रखा था। और फिर उसके बाद में मैडम से कहता है कि इस बेड पर जाकर के तुम लेट जाओ। उस दबंग आदमी की बात सुनकर के मैडम डीएसपी जो होती हैं वहीं पर बेड पे जाकर बैठ जाती हैं और फिर उसके बाद में वो अपने वस्त्रों को उतार करके मैडम डीएसपी के पास में आता है। लेकिन उस दबंग व्यक्ति के लिए इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये जो महिला है वो एक डीएसपी है। वो तो उसी व्यक्ति की लड़की के लिए समझ रहा था। जैसे ही वो दबंग व्यक्ति आकर दुल्हन के घूंघट को हटाता है, तैसे ही महिला डीएसपी तुरंत उस दबंग व्यक्ति के हाथ को पकड़ लेती हैं और जल्दी से मैडम उसके 2 तमाचे लगा देती हैं और वहीं पर रिवॉल्वर से उसे डराने धमकाने लगती हैं और कहती हैं यदि तूने जरा से भी होशियारी की तो मेरी पिस्तौल की गोली तेरे दिमाग को छलनी कर देगी। आज तेरी साड़ी हेकड़ी निकल जाएगी। बहुत सारा जुल्म कर लिया इस गांव के लोगों के ऊपर, बहुत ज़्यादा तूने इस नगर की लड़कियों के लिए अपना दुल्हन का शिकार बना लिया। ना जाने कितनी लड़कियों के साथ में तूने सुहाग रात मना ली। अब तेरी सुहाग रात उस ससुराल में मनेगी जहाँ पर तेरे जैसे हजारों कैदी बंद हैं। इस बात को सुनकर के वो दबंग व्यक्ति समझ जाता है और कहता है कि मैडम जी आज तुम मुझसे गलत पंगा ले रही हो और तुम्हें पता नहीं है कि मेरी बहुत बड़ी पावर है। कोई भी प्रशासन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए तुम मुझे छोड़ दो और तुम अपनी सलामती चाहती हो तो यहाँ से चुपचाप चली जाओ। तब मैडम डीएसपी कहती हैं अब तो तुझे पता चलेगा कि अब किसकी खैर नहीं है। इसके अलावा उस दबंग व्यक्ति के जितने भी पालतू कुत्ते थे उन सभी को
पुलिस जाकर गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद में तुरंत उसका जो मकान होता है वो भी कोर्ट के आदेश से डीएम साहब और एसपी साहब उसे तुरंत ही जेसीबी की मदद से गिरवा देते हैं और इस प्रकार से उस दबंग व्यक्ति का घर मकान सारा तहस नहस कर दिया गया था। उसके बाद में उस दबंग व्यक्ति का गांव से नामो निशान मिटा दिया जाता है। इस कहानी का अंत यहीं पर होता है। हमारा उद्देश्य इस कहानी को सुनाने के पीछे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इन कहानियों के माध्यम से हम आपको जागरूक करना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि पुराने समय में समाज में किस प्रकार से हालात हुआ करते थे। इन कहानियों में अक्सर आपने देखा होगा कि दबंग और प्रभावशाली लोग अपने अधिकारों का उपयोग कैसे करते थे और ये कहानी हमें सिखाती है कि समाज में किसी भी प्रकार की गलत शक्ति का विरोध करना ज़रूरी है। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और हाँ, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद।